हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 का सेकंड पोर्शन। और इसके अंदर हम कवर करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। ठीक है, तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं बेटा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेज थ्रू अ क्लोज सरफेस। यानी कि जब क्लोज सरफेस है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है तो जो उसका नंबर होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि फ्लक्स क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस। क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passes through a closed surface, passes through a closed area, through a closed area। ठीक है, यानी कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब पास होंगी किसी सरफेस एरिया से तब हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा फाई से। किससे? फाई से। और हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो फाई ई और लिख सकते हैं। ठीक है, फाई ई इज इक्वल टू कितना होता है आपका? ई डॉट ए। क्या होता है? ई डॉट ए। और ये कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि यहां पर ये वो स्केलर क्वांटिटी है जब दो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड या दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है। यानी कि ये किसको फॉलो करेगा बेटा? अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हमको स्केलर मिलता है तो उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट रूल को फॉलो करेगा। क्लियर? समझ में आ गया? तो देखिए फाई इज इक्वल टू हो जाता है हमारा ई डॉट ए। ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। अब जरा हम इसको समझते हैं ढंग से कि ये रियल में क्या होगा। ठीक है, देखिए सपोज कीजिए कि आपने ये एक सरफेस एरिया लिया। ठीक है, और इस सरफेस एरिया से अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करानी है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब हम इसको पास कराते हैं तो किस तरह से दिखाते हैं? देखिए ये इस एरिया से इतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। ठीक है, सपोज कर लिए ये एरिया है हमारा और हमने इस एरिया के अंदर इतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास करा दी। क्लियर? अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास हो जाएंगी तो ये जितनी नंबर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हुए हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोला जाएगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एरिया के अंदर से पास हो रही होंगी। ये वाली मैंने एक लाइन ली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये जो दो लाइनें हैं ऊपर वाली, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर काउंट नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि ये सरफेस एरिया के अंदर से पास नहीं हुई। क्लियर? इतना समझ में आ गया? ठीक है, सरफेस एरिया हमारा कोई सा भी हो सकता है। इसमें एक और है ए हमारा क्या है? एरिया वेक्टर है। क्या है? एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है? एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। मतलब अगर मैं एक हाथ का ये सरफेस लूं और मैं कहता हूं इसका एरिया वेक्टर फाइंड कीजिए तो आपको क्या करना है? इसके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देनी है। क्लियर? चलिए, यानी कि ई क्या है आपका बेटा? ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ए आपका क्या है? ए है आपका एरिया या एरिया वेक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमें किसी भी चीज का निकालना होगा तो हम सपोज करते हैं ये हमारा सरफेस है तो इस सरफेस की अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऊपर की तरफ देखी जाएगी तो ये हमारा कहलाया जाएगा बेटा एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर किसके बराबर होता है? मोड ऑफ ए इंटू ए। एक है, यानी कि किसकी डायरेक्शन में होगा ये? किसकी डायरेक्शन में? तो एरिया की डायरेक्शन में हमेशा इसको लिखा जाएगा। इसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा ये हो गया, स्केलर क्वांटिटी है। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट कितनी होती है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। और एरिया की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। और इसकी एरिया की होती है बेटा मीटर स्क्वायर। क्या होती है? मीटर स्क्वायर। और अगर हम इसकी दूसरी यूनिट देखना चाहें तो इसकी दूसरी यूनिट हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की दूसरी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर और एरिया की कितनी होती है? मीटर स्क्वायर। तो आपने यहां पर मीटर से मीटर काट दिया तो इसकी दूसरी यूनिट हो जाएगी वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगी? वोल्ट मीटर। ये अब तक हमने समझा इसके बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए एरिया वेक्टर हो गया न्यूटन। इसकी डायमेंशन की अगर बात करी जाएगी तो बेटा डायमेंशन हम कैसे फाइंड करेंगे? डायमेंशन इक्वल टू होगा कितना बेटा? डायमेंशन यानी किससे निकालना है हमको? न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर से हम इसकी डायमेंशन फाइंड कर लेंगे। हमको पता है न्यूटन की डायमेंशन कितनी होती है? एम एल टी माइनस 2। और मीटर की कितनी होती है बेटा? एल। तो मीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी? एल स्क्वायर। और कूलम की कितनी होती है? कूलम की होती है बेटा 80। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो गई? इसकी डायमेंशन हो गई एम एल
t माइनस टू इंटू L2 अपॉन कूलम की कितनी होती है 8t, ठीक है। अब देखिए L का क्यूब हो जाएगा, L का L में मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ml3, t को ऊपर लेके जाएंगे तो t माइनस थ्री, a को ऊपर लेके जाएंगे तो a माइनस वन। दैट्स अ डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है, किसकी डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। छोटा छोटा क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। यानी कि बेटा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन है। क्या है, किसकी डायमेंशन है बेटा, डायमेंशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, किसकी, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलो थोड़ा सा और फॉन्ट बढ़ा लेता हूं, फॉन्ट थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। क्या है बेटा, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमने इसका क्या देख लिया, डेफिनेशन देख ली, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलते हैं ये भी हमने देख लिया। दूसरा इसका यूनिट क्या होता है ये भी पता कर लिया, और हमने क्या डायमेंशन भी इसकी पता कर ली कि डायमेंशन कितनी होती है, ठीक है, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बात करते हैं बेटा डायमेंशन के बाद में आता है आपका एरिया वेक्टर। क्या है, एरिया वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया वेक्टर को थोड़ा ढंग से समझें, ठीक। मैं आपको डिफरेंट सरफेस बनाता हूं। सपोज कर लिया मैंने, ये आपका मैंने एक क्यूब बना दिया। क्या बना दिया, क्यूब। क्यूब के कितने फेस होते हैं बेटा, 6 फेस होते हैं, है ना। तो हमें इनका सबका एरिया वेक्टर देखना होगा। अब मैंने यहां पर एक कोई स्फीयर लिया, अब मैं स्फीयर का एरिया वेक्टर देखूंगा। यहां पर कोई मैंने एक प्लेट ले ली, अब मुझे प्लेट का भी एरिया वेक्टर देखना होगा, ठीक है। और ये कोई मैं रेक्टेंगुलर शेप ले लेता हूं या स्क्वायर शेप ले लिया मैंने, इसका मुझे एरिया वेक्टर निकालना है। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम एरिया, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ एरिया, डायरेक्शन ऑफ एरिया। किसी भी एरिया का परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या कहलाता है बेटा, एरिया वेक्टर। इसको लिखने का तरीका होता है वेक्टर ए इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि एक की डायरेक्शन में, यानी कि एरिया की डायरेक्शन में हमें इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखना होता है। अब मैं कहता हूं इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन कहां होगा, ये मैंने पहला फेस लिया, ये वाला पहला फेस है। अब ये बताइए, ये फेस नीचे की तरफ है, सपोज कर लो ये इस तरह से है ना, इसको क्यूब से, तो मैं जानता हूं इसका एरिया वेक्टर जब मैं लूंगा तो उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहां से देखूंगा, तो इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा आपका ये, इस वाले सरफेस का 1 का। अब मैं मान लेता हूं ये 2 सरफेस है, तो अब ये 2 सरफेस जो है तो इस तरफ है ना बेटा, इस तरफ, तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन किस तरफ देखा जाएगा, इस तरफ, ठीक है। ये हो गया इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक है, ठीक है, ए वेक्टर। तो इसका जब देखेंगे इस सरफेस को मैं इधर से देख रहा हूं तो इसका एरिया परपेंडिकुलर इस तरफ आ रहा होगा। अब मैं इसको ऊपर की तरफ देख रहा हूं तो इसका एरिया परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगा। अब मैं इसको अंदर की तरफ देखूंगा, पहले बाहर की तरफ देखता हूं, तो बाहर की तरफ इसका एरिया वेक्टर इस तरह, इस डायरेक्शन में, मैंने इसको इस तरह से दिखा दिया, बाहर की तरफ ये आ रहा है। अब मैं इसके अंदर वाले सरफेस का एरिया वेक्टर देखूंगा तो एरिया वेक्टर इसका अंदर इस तरफ जाएगा, तो मैंने इसको लिख दिया इस तरफ, ठीक। अब ये बताइए कि मुझे इस वाले सरफेस से इसका एरिया वेक्टर देखना है, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, ये प्लेट मान लो, क्या है, प्लेट। तो मैं जानता हूं ये जब प्लेट है तो उसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। और मैं अगर इस सरफेस का देखूंगा तो एरिया वेक्टर मेरा इस डायरेक्शन में। अगर मैं इस वाले सरफेस से देखूं तो एरिया वेक्टर मेरा इस डायरेक्शन में। इस वाले सरफेस से देखूं तो ये परपेंडिकुलर बन जाए। इस स्क्वायर का कितना होगा, तो मैं जानता हूं इस स्क्वायर का फेस इस तरफ होगा या फिर इस तरफ होगा, तो इसका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ दिखाएंगे तो इस तरफ नोट कर लेंगे। और इसका इस वाले सरफेस पे दिखाना है तो मैं इसको इस तरह से दिखा देता हूं, ये इसका मेरा एरिया वेक्टर हो गया। अब मैंने इस सर्किल के ऊपर एरिया वेक्टर देखना है, तो मैंने मान लिया कि मुझे यहां से एरिया वेक्टर दिखाओ, तो मैं हमेशा क्या करूंगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बात करूंगा, ये हमारा एरिया वेक्टर हो जाता है। अब बेटा एरिया वेक्टर के बाद में आता है कि फ्लक्स कितने तरीके का होता है। तो फ्लक्स जो होता है बेटा 3 तरीके का होता है, पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स और जीरो फ्लक्स। यानी कि फ्लक्स हमारा कितने तरीके का होगा, फ्लक्स हमारा होता है बेटा 3 तरीके का। नंबर 1 पॉजिटिव फ्लक्स, पहला हमारा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव फ्लक्स, ठीक। और दूसरा हमारा क्या होगा बेटा, नेगेटिव फ्लक्स। क्या होगा, नेगेटिव फ्लक्स। तीसरा फ्लक्स क्या होता है, तीसरा होता है जीरो फ्लक्स। अब ये फ्लक्स आएंगे कैसे, जीरो फ्लक्स हमको किस तरह से फाइंड करना होगा, नेगेटिव फ्लक्स किस तरह से फाइंड करना होगा, जीरो फ्लक्स और पॉजिटिव फ्लक्स। तो बेटा हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, पॉजिटिव फ्लक्स की। देखिए पॉजिटिव फ्लक्स क्या होगा, यहां पर सबसे पहले फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला हमारा फाई इक्वल टू कितना होता है बेटा, ई डॉट ए। जब हम डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो कॉस थीटा आता है। क्या आता है बेटा, कॉस थीटा। अब हम देखो, या तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए या एरिया वेक्टर जीरो हो जाए। एरिया वेक्टर तो जीरो नहीं होगा, ठीक है। या फिर हमारा क्या हो जाए, थीटा जीरो हो जाए, ठीक है।
तो ये तीन क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा पॉजिटिव फ्लक्स, ठीक है। पॉजिटिव फ्लक्स का फॉर्मूला होगा बेटा फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब देखिए जब हम इसका फ्लक्स निकाल रहे हैं तो ये दो क्वांटिटी तो ऑलरेडी होंगी हमारी, तो हम क्या करेंगे बेटा, फाई जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है कॉस थीटा के, यानी कि फ्लक्स जो है एंगल पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है, एरिया वेक्टर पर डिपेंड करता है। तीन क्वांटिटी है। अब यहां पर बेटा कॉस का जो होता है एंगल के साथ में सब चीज चेंजिंग करती है। अब देखिए मैंने एक बात मान ली कि मैंने ये कोई प्लेट ली, ठीक, इस तरह से मैंने एक प्लेट ली थी। अब मैं कहता हूं सबसे पहली चीज इसका हम क्या ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम इसका ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर यानी कि एरिया वेक्टर। तो मैं जानता हूं कि फ्लक्स इस जो मेरी प्लेट है वो इस तरह से रखी हुई है, तो इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर इसी डायरेक्शन में जाएगा, ये मेरा एरिया वेक्टर हो गया। और अब मैंने कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो किस तरह से पास हो रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी इस तरह से पास हो रही है। मान लो ये आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, यहां पर इस तरह से ये आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। अब मैं जानता हूं कि मेरा पॉजिटिव फ्लक्स मुझे निकालना है, ठीक है, तो पॉजिटिव फ्लक्स मेरा कहां पर मिलेगा बेटा, या तो थीटा बराबर जीरो से जीरो फ्रॉम थीटा इक्वल टू जीरो टू थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के बीच में आए, यानी कि मेरा थीटा छोटा हो, थीटा बड़ा हो जीरो से और थीटा छोटा हो 90 से। तो मैं जानता हूं थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक हमें पॉजिटिव मिलती है और 90 से 180 तक हमें कितनी मिलती है, नेगेटिव मिलती है। तो देखिए यहां पर मैंने एक चीज देखा, ये मेरा जो थीटा बनेगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी इस तरह से पास हो रही थी और एरिया वेक्टर आपका इस तरह से जा रहा है, एरिया वेक्टर ए, ये आपका थीटा हो गया, ठीक है। अब देखिए थीटा में जीरो पे और इस पर, यहां पर क्या होगा, थीटा लेके 0 से लेके 90 89 तक 89 डिग्री एंगल पर पॉजिटिव मिल रहा होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव फ्लक्स के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहली चीज पॉजिटिव फ्लक्स हमको एक कंडीशन में और मिल सकता है, पॉजिटिव फ्लक्स में क्या हो, एरिया वेक्टर ए और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, यानी कि डायरेक्शन ऑफ ए एंड ई आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। पॉजिटिव फ्लक्स कब मिलेगा, जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन कैसी हो, सेम डायरेक्शन में हो, पॉजिटिव फ्लक्स मिल जाएगा, यानी कि जीरो एंगल पर मुझे मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। चलिए अब मैं जानता हूं बेटा मेरा एंगल यहां पर है जीरो और यहां पर है एरिया वेक्टर, तो मैं क्या करूंगा, डॉट प्रोडक्ट रूल से एक ए का प्रोजेक्शन अलोंग बी देखूंगा, ये मेरा अलोंग ए है, यानी कि ए का प्रोजेक्शन ई के अलोंग देखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर ये वाली कंडीशन बन जाएगी आपकी ए कॉस थीटा, ठीक है, क्लियर। यानी कि पॉजिटिव फ्लक्स मुझे कहां मिलेगा, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला मुझको देगा। अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रखता हूं तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो फ्लक्स मेरा कितना हो जाएगा, फ्लक्स मुझे मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा यहां पर कितना, फाई इज इक्वल टू ई ए, फाई इक्वल टू ई ए मुझे क्या देगा, मैक्सिमम फ्लक्स देगा, क्या देगा, मैक्सिमम फ्लक्स, यानी कि थीटा की वैल्यू 0 हो और 90 डिग्री के बीच में हो, तो ये मुझको क्या दे देता है, पॉजिटिव फ्लक्स देता है, ठीक है। नेगेटिव फ्लक्स के लिए क्या होगा, पॉजिटिव फ्लक्स हो गया। अब बात करते हैं बेटा नेगेटिव फ्लक्स की, तो नेगेटिव फ्लक्स मुझको क्या कब मिलेगा, जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, ठीक है। मान लो चलो ये मैंने एक प्लेट बनाई, ठीक है, और मैं जानता हूं बेटा इस प्लेट का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड, रुक जाइए ऐसा मत लीजिए, ठीक है, मैं बनाता हूं बेटा नेगेटिव फ्लक्स इस तरह से कि मैंने एक प्लेट ली इस तरफ, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेरी इस तरह से पास हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से पास हो रही है, ठीक है। पहला हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी हो, कितनी हो, लार्जर देन 90, थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो, या और क्या होता है, बराबर और कितना हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, बराबर हो, मतलब 180 डिग्री के बराबर हो, या फिर क्या हो, 180 और 90 डिग्री के बीच में लाई करे, तो थीटा मुझे कैसा मिल जाता है बेटा, नेगेटिव, ठीक है। और मैं जानता हूं कॉस की वैल्यू, कॉस 180 कितना होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं जानता हूं जब दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में
एंगल 180 डिग्री का बन जाता है, एरिया वेक्टर में अगर इस तरफ ले जाऊं तो थीटा कितना बनाएगा 180 डिग्री, और मैं जानता हूं cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस होती है। ठीक है, चलिए इतना भी क्लियर। तो इसका मालूम चला मुझे कि एरिया वेक्टर और ये एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। अब देखिए एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है और मैं इसका परपेंडिकुलर इस वाले सरफेस पे ले लूं तो यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया वेक्टर एक, और अगर मैं देखना चाहता हूं तो एरिया वेक्टर मेरा यहां पर भी होगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखें, एरिया वेक्टर इस तरफ और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होना चाहिए। यानी कि क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हमको क्या मिलता है बेटा, नेगेटिव फ्लक्स मिलता है। क्या मिलता है, नेगेटिव फ्लक्स। अब बात कर लेते हैं बेटा जीरो फ्लक्स की। किसकी, जीरो फ्लक्स। तो बेटा जीरो फ्लक्स हमको कब मिलेगा, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाए। ठीक है, जैसे मैंने सपोज किया ये एक प्लेट बनाई, ठीक है, और मैं जानता हूं इसमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है। ठीक है, अब एक बात बताइए, इसका मैं एरिया वेक्टर लूंगा, प्लेट हमारी किस तरह से आ गई, प्लेट हमारी इस तरह से है ना, तो एरिया वेक्टर इस तरफ चला गया या एरिया वेक्टर इस तरफ चला गया। तो मैंने यहां पर मान लिया कि इसका एरिया वेक्टर ऊपर की डायरेक्शन में आया और एरिया वेक्टर इसका नीचे की डायरेक्शन में भी होगा। अब एक चीज बताइए, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना, एक एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इनके बीच में एंगल है मेरा 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो हमको जीरो फ्लक्स मिलता है। क्या कब मिलेगा बेटा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ई एंड ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर एक दूसरे कैसे हो बेटा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो हमको जीरो फ्लक्स मिलेगा। सीधा सीधा है, अगर हमको पॉजिटिव फ्लक्स या नेगेटिव फ्लक्स निकालना होगा तो हम थीटा की वैल्यू पे चलना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर, तो हमें देखिए फ्लक्स कहां मिलेगा, अगर हम कॉस ग्राफ से देखें, कॉस ग्राफ, तो कॉस ग्राफ हमारा क्या होता है बेटा, कॉस ग्राफ होता है आपका इस तरह से। ठीक है, देखिए कॉस की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और मिनिमम वैल्यू होती है बेटा -1। ठीक है, और ये होता है हमारा जीरो, यानी कि कॉस की वैल्यू या तो मैक्सिमम +1 हो सकती है और मिनिमम -1 तक जाएगा। और कॉस का जो ग्राफ स्टार्ट होता है वो बेटा इस तरह से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्लियर, और ये हमारा एंगल हो जाता है π/2। कितना हो जाता है, π/2, और ये हमारा कितना होगा, ये होगा हमारा मतलब पाई एंगल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये वाला पाई, और ये हमारा कितना हो जाएगा 3π/2। कितना हो जाएगा 3π/2। फिर इसके बाद में और बढ़ते हैं तो ये कहां पर मिलता है हमको, थीटा 2π पर। तो देखिए हम जानते हैं कॉस की वैल्यू हमें कहां का जीरो मिलेगी, जीरो मिलेगी पाई पर, 2π पर, 3π पर, यानी कि कॉस की वैल्यू कहां पर जीरो होती है, कॉस की वैल्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए बेटा, 90 डिग्री। कहां पर हो, 90 डिग्री पर जीरो मिलेगा हमको। फिर उसके बाद में कहां मिलेगा, यहां पर पॉजिटिव हो गया, यहां पर नेगेटिव, यानी कि 3π/2। कितना, 3π/2। फिर इस तरह से चलते चले जाएंगे तो nπ/2 पर हमको क्या मिलेगा बेटा, nπ/2 पर, π/2 पर जीरो, 3π/2 पर जीरो, 5π/2 पर जीरो, ठीक है, 7π/2 पर जीरो। क्लियर, मैक्सिमम हमको कहां मिलेगा, तो मैक्सिमम हमको यहां मिलेगा, और मिनिमम हमको कहां मिलेगा 180 से, यानी कि पाई, 2π, 3π इन पे जीरो मिलेगा। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया, कॉस ग्राफ से भी हम इसको निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूलों की। तो हम जानते हैं पहला फॉर्मूला होता है आपका ई वेक्टर, वो क्या नाम है, फाई इक्वल टू ई डॉट ए। क्या होता है, फाई इक्वल टू ई डॉट ए। क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट का रूल क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का रूल होता है बेटा सिमिलर वेक्टर आई डॉट आई, ये आपको 1 देता है, जे डॉट जे आपको 1 देता है, के डॉट के आपको कितना देता है 1। और हम जानते हैं आई डॉट जे हो या जे डॉट आई हो, ठीक है, तो ये हमको क्या दे देगा, ये हमको देगा 0, यानी ये क्या देगा हमको आई जे, जे डॉट के हो
या के डॉट जे हो, ये क्या देगा जीरो, आई डॉट के हो या फिर के डॉट आई हो, ये सब हमको क्या देंगे जीरो। तो हम जानते हैं अगर इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करा जाए तो ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ठीक है, ई जेड के कैप। फिर लगाएंगे हम किसका डॉट, डॉट लगाते हैं तो ए एक्स का करते हैं तो बेटा कितना मिलता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में सिमिलर सिमिलर का होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला फाई का बन जाता है आपका ई एक्स इंटू ए एक्स प्लस ई वाई इंटू ए वाई प्लस ई जेड इंटू ए जेड, ठीक। एक तो हम इस फॉर्मूले से फ्लक्स निकाल लेंगे जब फ्लक्स हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट में और वेक्टर के कंपोनेंट में दिया होता है। तो ये फॉर्मूला कब लगाएंगे हम, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर इन कंपोनेंट फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर इन कंपोनेंट फॉर्म, आर इन कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। और जब हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं और कॉस थीटा लाते हैं तो फाई इक्वल टू हो जाता है आपका ई ए कॉस थीटा। एक हम इससे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। यूनिट हमको पता है इसकी कितनी होती है, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर या वोल्ट मीटर, दो इसकी यूनिट हो जाती है। फॉर्मूले हमारे ये दो आ चुके हैं, जीरो फ्लक्स कब होता है, पॉजिटिव फ्लक्स कब होता है, नेगेटिव फ्लक्स कब होता है, ये भी हमने देख लिया। चलिए अब चलते हैं बेटा इसके न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। न्यूमेरिकल तो बेटा सबसे पहला न्यूमेरिकल आपको दे रखा है कि ई एक्स ई इक्वल टू कितना दे रखा है, टू आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप। और एरिया वेक्टर आपको दे रखा है कितना, टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। अब हमसे कहता है कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कीजिए, तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला जानते हैं क्या, फाई का, देखो एक्स आई का आई के साथ में, जे का जे के साथ में, के के साथ में होगा। तो फ्लक्स हमारा कितना हो गया, फाई इक्वल टू ई डॉट ए वाला फॉर्मूला लगेगा, टू का मल्टीपल टू में करते हैं तो कितना आता है 4 और आई डॉट आई होता है तो कितना, जी आई डॉट आई होता है 1, प्लस लगाएंगे -1 है यहाँ पर -1 तो कितना हो जाएगा -1, और 2 का मल्टीपल -1 में होगा तो हो जाएगा +2, कितना हो गया 6 - 1 = 5। यूनिट कितनी होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, और दूसरी यूनिट कितनी होती है, और वोल्ट, कितनी होती है, वोल्ट, ठीक है। अब देखिए आपसे कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कीजिए जब आपको 2 आई कैप दे रखा हो और ए इक्वल टू आपको दे रखा है 6 जे कैप। अब हमें इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। इस क्वेश्चन से हम समझ लेंगे कि जीरो फ्लक्स है, पॉजिटिव फ्लक्स है, नेगेटिव फ्लक्स है, कैसा है। देखिए हम जानते हैं फाई इक्वल टू होता है आपका ई डॉट ए, ठीक है, और ई की वैल्यू कितनी है आपकी 2 आई कैप डॉट, यहां पर कितना है 6 जे कैप। अब मैंने कहा 2 6 12 हो गया, आई डॉट जे, तो मैं जानता हूं बेटा आई डॉट जे कितना होता है 0, तो 12 का मल्टीपल अगर हम 0 में कर देंगे तो फ्लक्स कैसा आएगा, 0 आएगा। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस x डायरेक्शन में थी और एरिया वेक्टर आपका y डायरेक्शन में था, तो हम जानते हैं थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है 90 डिग्री। जब देखिए i और j दे रखा हो तो 0, j डॉट k दे रखा हो तो 0, k डॉट i दे रखा हो तो 0, क्योंकि हम जानते हैं i x एक्सिस के अलोंग होता है, y j एक्सिस के अलोंग होता है, और z k कैप के, वो k कैप के अलोंग z होता है, ठीक है, या z के अलोंग k कैप होता है। तो यहां पर हमको कैसा फ्लक्स मिलेगा, फ्लक्स पॉजिटिव है, फ्लक्स हमारा कैसा है 0, और यहां पर कैसा है बेटा पॉजिटिव फ्लक्स, तो फ्लक्स में भी नेगेटिव। क्लियर। चलिए अब एक चीज बताइए ये कैसे था, वो मैं जानता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेरी आई जे के यानी कि एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में थी और ए भी मेरा एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में था, तो यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा पॉजिटिव आ सकता है या फिर नेगेटिव आ सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी क्वांटिटी कहां पर दे रखी है, ठीक है। चलिए मैं इसका नेगेटिव फ्लक्स और बनाता हूं, इसका नेगेटिव फ्लक्स बनाता हूं। तो मैंने माना E इक्वल टू -2 आई कैप प्लस 0 जे कैप, और एरिया वेक्टर मेरा आपको दे रखा है भैया 2 आई कैप प्लस 1 के कैप, ठीक है। अब मैं जानता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लगाऊंगा तो फाई इक्वल टू ई डॉट ए लगाऊंगा, आज सिमिलर का होता है तो ये हो गया -4 आई डॉट आई, और के का जे में जब होगा तो कितना हो जाएगा बेटा 0, तो कितना मिल गया -4 आई, ठीक है,
4 आई डॉट आई 1 हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। क्लियर? ये मेरा क्या हो गया, यहां पर मैंने निकाल लिया मेरा नेगेटिव फ्लक्स, और पीछे मैंने क्या देखा था, पीछे देखा था यहां पर पॉजिटिव फ्लक्स है और यहां पर मेरा नेगेटिव फ्लक्स है। एक क्वेश्चन बताइए, एक क्वेश्चन और देता हूं, ठीक? देखिए सपोज कर लीजिए कि ये आपका कोई एक्स वाई प्लेन है और इस एक्स वाई प्लेन के अंदर ये आपका यहां पर एक स्क्वायर रखा हुआ है, ठीक? और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से पास हो रही है, ठीक है? और ये इसकी क्यूब की जो साइड दे रखी है, इसको स्क्वायर की साइड जो दे रखी है वो कितनी है, एल। कितनी है, एल। अब ये बताइए कि इसके अंदर से फ्लक्स कितना जाएगा। आप क्या करेंगे बेटा, इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया हमारा कितना हो गया, एल स्क्वायर। अब एक चीज बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर से जा रही है या बाहर से जा रही है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर से निकल रही है, क्योंकि अंदर से जब निकलेंगी तो डॉट डॉट बाहर से होते हुए दिखाई दे, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर से होंगी, तो ये वाला पोर्शन जो है ये नहीं होगा और इधर से बाहर हो जाएगा, ठीक है? तो यहां पर क्या मिला आपको, इसका फ्लक्स कितना होगा, 0। चलिए एक क्वेश्चन और बनाता हूं। ये मैंने एक ट्राइंगल लिया, क्या लिया, एक ट्राइंगल, और मैंने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पे इस तरह से पास हो रही थी, तो यहां पर कितना फ्लक्स होगा, यहां पर फ्लक्स 0 होगा। क्यों 0 होगा, एरिया तो हम इसका निकाल लेंगे, चलो ठीक है, मान लिया एरिया भी आ गया। अब फ्लक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कहां से पास होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर से जानी चाहिए, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर से न जाकर ऊपर से जा रही है, ठीक? एक तीसरा क्वेश्चन और बनाता हूं। ये मैंने एक बेटा क्यूब लिया, क्या लिया, एक क्यूब, ठीक है? अब मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके ऊपर से ऐसे करके जा रही है, तो मैं जानता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से पास होनी चाहिए, सरफेस के अंदर से पास होनी चाहिए, तो यहां भी फ्लक्स कैसा है, 0। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो निकल रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, लेकिन फ्लक्स यहां पर कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर से नहीं गई है, ऊपर से या बाहर से कहीं से भी निकल गई। क्लियर? चलिए ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं बेटा गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम आपको क्या कहती है कि फ्लक्स जो होगा आपका चार्ज का 1/ε0 टाइम होता है, यानी कि फ्लक्स क्या है, गॉस थ्योरम बताती है कि चार्ज जो होगा मल्टीप्लिकेशन होगा किसके, फ्री स्पेस के, ठीक है, और 1/ε0 के टाइम के बराबर होता है, ठीक? अब बेटा यहां पर क्या है, फ्लक्स में इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या पता होनी चाहिए, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें चार्ज की वैल्यू मालूम होनी चाहिए और ε0 की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, पता नहीं याद होनी चाहिए, ठीक है बेटा? ε0 की वैल्यू कितनी होती है, ε0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻11, ठीक है? इसकी यूनिट कितनी हो जाती है, इसकी यूनिट हो जाती है बेटा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन इसकी हमें निकालनी है, तो हम इस वाले फॉर्मूले से इसकी डायमेंशन पता कर सकते हैं। कैसे बेटा, इसकी डायमेंशन हमें निकालनी है, पहले देखो ε0 को इधर ले गए, इसकी यूनिट लगाई हमने न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, कूलम से कूलम ऊपर चला गया, ठीक है? ऐसे देखो इसकी यूनिट हमें निकालनी थी ना, फाई इक्वल टू इसकी ε0 की निकालनी है, ठीक है? ε0 की डायमेंशन, तो ε0 इक्वल टू कितना होता है, q अपॉन फाई, और हम जानते हैं q की यूनिट कितनी होती है, कूलम, इसकी कितनी होती है, न्यूटन मीटर अपॉन कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो ऊपर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है? अब डायमेंशन इसकी पता कर लो बेटा, तो हम जानते हैं डायमेंशन इसकी पता करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 80, और 80 के ऊपर लगेगा बेटा स्क्वायर अपॉन, यहां से कितना मिलेगा हमको, mlt-2, और मीटर की कितनी होती है बेटा, L2, ठीक है? L का मल्टीपल इसमें करेंगे तो कितनी हो जाएगी, ml3, m को ऊपर लेके जाएंगे तो m-1, L को ऊपर लेके जाएंगे तो L-3, ठीक है? और कितना होगा, T को ऊपर लेके जाएंगे तो T4, और ये कितना हो जाएगा आपका A। ये इसकी हमारी डायमेंशन हो गई। अच्छा ε0 है क्या, परमिटिविटी इन स्पेस है, ठीक है? यानी कि ε0 है तो परमिटिविटी इन स्पेस है, ठीक है? हाँ ये चलिए, अगर छोड़ो, देखिए अब गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमने एक सरफेस लिया, एक क्यूब लिया, ठीक है? अब मैं कहता हूं कि क्यूब के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, ठीक? अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि कॉर्नर से पास होगा, एज से पास होगा, या फिर हर एक उसके क्या नाम उसका फर्क कहते हैं किसको, सरफेस से पास हो मान लो। तो बेटा हम जानते हैं इसके फॉर्मूले कितने बनेंगे, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ε0, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हर एक सरफेस से पास हो रहा हो, इससे हर एक सरफेस से,
यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से भी निकल रहा हो, 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 हर तरफ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब मैं कहता हूं किसी एक सरफेस से बाहर निकले, किसी एक सरफेस से, तो इसके सरफेस कितने होते हैं बेटा? 6। तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि इसके सरफेस कितने होते हैं? 6। अब मैं कहता हूं इसके हर कॉर्नर से निकल रहा हो, हर एक कॉर्नर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही हो, हर एक कॉर्नर से, हर एक कॉर्नर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम जानते हैं कॉर्नर कितने होते हैं? 8 होते हैं बेटा, 8। कितने होते हैं? 8 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक कॉर्नर से निकलने का फ्लक्स का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कहता हूं इसकी हर एक एज से निकल रहा हो, तो एज मतलब होता है किनारे, किनारे कितने हैं इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हुए? 4 ऊपर 4 नीचे, यानी 1 2 3 4 5 6, 4 नीचे हुए, कितने हो गए? 8 9 10 11 12। तो कितना निकालेंगे हम? हर एक कॉर्नर से नहीं, हर एक एज से, ठीक है। तो Q अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ये किसके लिए आएगा? टोटल के लिए आएगा। ये किसके लिए आएगा? सरफेस के, फेस के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? फेस के लिए। ये किसके लिए आएगा बेटा? ये आएगा आपके कॉर्नर के लिए। किसके लिए आएगा? कॉर्नर के लिए। और ये फॉर्मूला किसके लिए लगेगा बेटा? एज के लिए लगेगा। किसके लिए? एज के लिए। अच्छा, अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन, क्या इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से, और दूसरा हम गॉस थ्योरम से, ठीक है। तो हमको पता है अगर हम इसका कॉम्बिनेशन देखें, कॉम्बिनेशन मतलब दोनों फॉर्मूले को साथ में अगर हमें लिखना पड़े, तो हम जैसा जानते हैं फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा ई डॉट ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सवेल्स इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्सवेल्स इक्वेशन, ठीक है, जो बिल्कुल लास्ट वाले चैप्टर में 8th या 7th चैप्टर में आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो ये हमने क्या देख लिया? कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन एंड गॉस थ्योरम की डेफिनेशन। क्लियर? इतना क्लियर? हाँ, ठीक है। चलिए, कॉम्बिनेशन हो गया। अब बात करते हैं बेटा किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। इसको बात करने से पहले हमें 3 चीजें और समझनी होंगी बेटा, जो हम पिछली वीडियो के अंदर कवर करा चुके हैं, यानी कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा? हमको देखना होगा क्या बेटा? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हमको पता होना चाहिए बेटा। तो हम जानते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एलसीडी। एलसीडी को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा लैम्डा से। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता है एससीडी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा बेटा? सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। और इसके बाद में आता है वीसीडी, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी से। चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर अभी हमें करना है इस चीज को, ठीक है, इसको करना होगा। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। एक ऐसा स्ट्रेट वायर लें जिसकी लेंथ इनफाइनाइट हो। कितनी हो? इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर हो, ठीक है। उसके ऊपर हम कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है। तो एक चीज और यहां पर रुक जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर हो गया। हाँ, ठीक, क्या था वो जो मैं भूल रहा हूं, ठीक है। हाँ, 2 कंसेप्ट और पता होना चाहिए हमें, 2 कंसेप्ट और। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है बेटा? ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जब हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड आती है। कहां आती है बेटा? आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर इस सरफेस पे देखेंगे तो आउटवर्ड ये है, इधर देखेंगे तो आउटवर्ड ये है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज कैसे होता है बेटा? इनवर्ड डायरेक्शन में। कैसा? इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ आती है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ आती है। इस टॉपिक को भी हम कवर कर चुके हैं पहली वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। देखिए, वायर एक आपने लिया, या आपने एक वायर ले लिया, इस वायर के ऊपर कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। इसके वायर के ऊपर कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज कैसा हो सकता है बेटा? चार्ज हम जानते हैं इसकी लाइन के अलोंग ही फैलेगा, इसके लाइन की अलोंग ही फैलेगा। क्लियर?
इनफाइनाइट लेंथ हो सकती है, फाइनाइट लेंथ हो सकती है, जो सा चाहे वो ले सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वो कितना होगा बेटा, लैम्डा, क्योंकि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइन के अलोंग फैला है चार्ज, ठीक है। चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई भी चार्ज फैला सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा, मैंने इस इनफाइनाइट लेंथ को एक फाइनाइट लेंथ बना लिया, एक फाइनाइट लेंथ, कि मैंने कहा इस वायर के ऊपर मुझे इतने से हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पहले छोटा सा ले लेते हैं, फिर उसके बाद बड़ा ले लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब बेटा जितनी भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया यहां पर, तो मैं जानता हूं वायर जो होता है सिलेंड्रिकल शेप बनाता है, तो यहां पर एक गॉसियन सरफेस बन जाएगा। गॉसियन सरफेस क्या होता है बेटा, इमेजिनरी सरफेस होता है, ठीक है। एक गॉसियन सरफेस मैंने बना लिया, तो जो बेटा इसका जो गॉसियन सरफेस होगा वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल शेप में होगा, यानी कि ताकत इसकी बराबर बराबर जाएगी, ठीक। एक एंड पे मैंने इसको फैला लिया। अब मैं कहता हूं कि इसके किसी सेंटर पॉइंट से यहां से r मीटर डिस्टेंस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, इमेजिनरी सरफेस है मेरा, सबसे पहली चीज इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किधर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने यहां पर एक सरफेस बनाया कि मुझे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और फिर मैंने बना लिया कि मुझे एक इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी, इधर भी निकालनी है, हर जगह मैं निकालूंगा। अब मैं जानता हूं बेटा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इस तरफ जा रहा होगा, और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ जाएगा, और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ जाएगा, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब एक चीज बताइए, इसका एरिया वेक्टर मुझे निकालना है, तो मैंने इतना सा सरफेस लिया, इसका सरफेस ऊपर की तरफ है, तो इसका एरिया वेक्टर मेरा इस तरफ आ गया, थीटा मेरा यहां पर कितना है बेटा, 90 डिग्री, और इसका एरिया वेक्टर अगर मैं लूंगा तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन इस तरफ होगी, ये हो गया मेरा एरिया वेक्टर ए। इसका अगर मैं लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, एरिया वेक्टर ए इस डायरेक्शन में आएगा। अब देखिए यहां पर थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और ऊपर की थीटा कितना है, 90 डिग्री, यहां पर थीटा कितना है बेटा, 0 डिग्री। अब मैं जानता हूं cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहां पर मुझे कैसा फ्लक्स निकलेगा, यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर मेरा कैसा फ्लक्स है, फ्लक्स पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव फ्लक्स, वो 0 फ्लक्स है। ऊपर कितना है बेटा, ऊपर 0 फ्लक्स है, क्योंकि थीटा 90 बना, सॉरी 0 फ्लक्स। यहां पर कैसा है बेटा, यहां भी 0 फ्लक्स है, क्या है, 0 फ्लक्स। यहां पर कैसा है, एरिया वेक्टर ई और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर मेरा मैक्सिमम होगा, यहां पर होगा मेरा फाई इज इक्वल टू ई ए। क्लियर। अब मैं सीधा सीधा लगाता हूं, इसका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ होगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। यहां से मैं चार्ज की वैल्यू भी बना लूंगा, क्योंकि छोटा सा पॉइंट लेके चलाओ। तो अब मैं जानता हूं बाई गॉस थ्योरम, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए होता है, ठीक है, और फाई इज इक्वल टू मेरा कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों इक्वेशन को बराबर कर लूंगा तो मैक्सवेल इक्वेशन बन जाएगी मेरी, ई डॉट ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और मैं जानता हूं डॉट प्रोडक्ट है, जब वेक्टर हटाते हैं तो कितना आता है, cos थीटा, ई ए cos थीटा इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थीटा मेरा यहां पर देखो, इधर तो 0 हो गया, इधर भी 0 हो गया, इस साइड में बचता है, तो यहां पर थीटा 0, तो बनेगा कितना बेटा, ई ए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब एक चीज बताइए, मैं इसका अगर मैं इसकी लेंथ एल ले लेता हूं, कितनी, एल लेंथ मैंने इसकी ले ली, तो मेरा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो मैं जानता हूं यहां से क्यू इक्वल टू कितना मिल जाएगा मुझे, लैम्डा इंटू एल, ठीक है। उठा के मैं इसके अंदर रख देता हूं, तो ये मेरा कितना हो जाता है, ई इक्वल टू ए लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो बेटा एरिया जो होता है सिलेंडर का दो तरीके का होता है, एक तो होता है आपका कर्व सरफेस एरिया, दूसरा आपका क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर वायर है सरफेस के ऊपर बाहर की तरफ फैला, तो हम ले लेंगे कर्व सरफेस एरिया। तो यहां पर बेटा मैं रख सकता हूं a इक्वल टू 2 पाई आर एच, यानी कि तो मैं यहां ले लूंगा l, 2 पाई आर एल, क्योंकि मैंने h की जगह l लेंथ लिया है इसकी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका e इक्वल टू ट्वाइस पाई, रेडियस कितनी ली है r, स्मॉल r इंटू एल इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कट गया, तो बचा कितना बेटा, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। यहां से मैंने क्या क्या देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना आया, लैम्डा इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। यहां से क्या गायब हो गया,
यहां से एल गायब हो गया। जब एल गायब हो गया तो उसका मतलब हमको क्या मालूम चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करता है किसकी, वायर की लेंथ पर। ठीक है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही आएगा आपका, ये वाला। अब देखिए न्यूमेरिकल करते टाइम में एक दिक्कत आती है कि E इक्वल टू 2 पाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता नहीं होती है, तो हम इसका क्या करेंगे, इसको करेंगे भैया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 का मल्टीपल ऊपर और 2 का मल्टीपल नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई लैम्डा अपॉन आर। ठीक, यानी कि मुझको ये फॉर्मूला मिल गया। अब एक चीज बताइए, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लैम्डा के और ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डिस्टेंस के इनवर्स के। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ लेता हूं, ठीक है, वायर का अगर मैं ग्राफ खींचूं, वायर का पॉजिटिव वायर लिया ना मैंने, वायर का मुझे ग्राफ प्लॉट करना है ई और आर के बीच में, तो मैं यहां पर लूंगा ई और आर। अब मैंने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं से मेरा क्या होगा, इस तरह से बढ़ने लगेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप जैसा। ठीक, अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो, देखो इस वजह से पॉजिटिव मिल गया, अगर मैं इस डायरेक्शन में पॉजिटिव देखना चाहता हूं, ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा ई और ये मेरा हो जाएगा आर। डायरेक्शन मेरी पॉजिटिव है तो इस तरफ गई है, पॉजिटिव यहां पर मिलेगा, नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो ये हो जाएगा मेरा पॉजिटिव। आर इंफिनिटी तो ई जीरो, आर जीरो तो ई इंफिनिटी, और ई जीरो तो आर इंफिनिटी। ठीक है, आर इंफिनिटी, तो मेरा फॉर्मूला मुझे कुछ इस टाइप का मिल जाएगा। अगर इसी वायर के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो इस वायर के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज फैला है यूनिफॉर्मली, तो क्या बनेगा, जो बनेगा वो बना लेंगे। ई और आर के बीच में मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, ई और आर के बीच में, तो मैं जानता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का डोमिनेंस इस तरफ आ रहा है। ठीक है, तो अब मुझे नेगेटिव की तरफ जाना है, तो ई जीरो आर जीरो, इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है, तो ई और आर और ये क्या है, ई और आर। ठीक है, ई, तो मुझको पता है ये ग्राफ मुझे नेगेटिव में इस तरफ मिल रहा होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और दूसरा ग्राफ मुझे इस तरफ मिल रहा होगा, ई जीरो आर जीरो। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो लैम्डा हमारा कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना ई के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई के। अब मैं ई और लैम्डा के बीच में ग्राफ खींचता हूं, तो ई मुझको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला कितना होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जब सी से जाए यानी कि जीरो से ना होकर कहीं और से जा रही हो लाइन। तो अभी इसमें क्या बना है, देखो E इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इनटू आर। अब मुझे E और R के बीच में ग्राफ खींचना है, तो E ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R बराबर लैम्डा। तो लैम्डा का यानी कि ये सीधा सीधा मेरा क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। स्ट्रेट लाइन मुझे किस में मिल रहा होगा, ये जो हुई मेरी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर देगी। क्लियर, अगर मैं E और R के बीच में ग्राफ प्लॉट कर दूं, तो E और 1 अपॉन किसके, हाँ सही तो है, अगर मैं 1 अपॉन R के बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूं, तो स्ट्रेट लाइन मुझे इस तरफ मिलेगी या फिर इस तरफ मिलेगी। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ये किसकी वजह से, पॉजिटिव की वजह से। अगर मैं E और R के बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूं नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो या तो मुझे इधर की तरफ स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी या फिर मुझे इधर की तरफ स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। ठीक है, चलिए अब आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट। ये भी इनफिनाइट हो सकती है। ठीक है, चलिए तो हमने इनफिनाइट शीट ली, एक इनफिनाइट, पहले इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शीट का से पहले न्यूमेरिकल देखते हैं। यहां पर देखिए, सपोज कीजिए कि आपका लैम्डा दे रखा है आपको 2 कूलम पर मीटर और आर आपकी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट वायर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट वायर। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट वायर। इस स्ट्रेट वायर की वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और इस स्ट्रेट वायर की जो लेंथ है वो है आपकी 6 मीटर लंबा एक तार हमने ले लिया। ठीक, 6 मीटर लंबा एक तार हमने लिया, और तार के इससे यहां पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसकी वजह से। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस आपको दे रखी है वो है 2 सेंटीमीटर। क्या है, 2 सेंटीमीटर। और इसका जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लैम्डा, वो दे रखा है आपको 2 कूलम पर मीटर। क्या दे रखा है, 2 कूलम पर मीटर। ठीक है, 2 कूलम पर मीटर। अब मैं कहता हूं इसकी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो मैं सबसे पहले जो डिस्टेंस मेरा सेंटीमीटर में है इसको करता हूं मीटर में चेंज, तो 10 की पावर -2 का मल्टीप्लिकेशन मार देता हूं। अब बताइए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो हम बेटा सीधा सीधा फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूले होते हैं हमारे पास दो।
फॉर्मूला E इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। एक तो ये होता है, और दूसरा हमने अगर बना लिया कि अगर हमें 1 अपॉन ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं पता है तो हम 2 का मल्टीपल मार देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस लैम्डा अपॉन आर। और हम जानते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 9 इंटू 10 की पावर 9, 2। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा की वैल्यू हमको दे रखी है 2, और डिस्टेंस हमारा कितना दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है, मीटर। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएंगे, और कितना होगा 10 की पावर 9 अपॉन 10 की पावर -2 को ऊपर ले जाए, -2 को ऊपर ले जाते हैं तो वैल्यू कितनी बन जाती है हमारी 18 इंटू 10 की पावर 9 और 2 11। बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी, और इसकी यूनिट कितनी हो जाती है, या तो लिखते हैं हम न्यूटन पर कूलम। क्या लिखते हैं, न्यूटन पर कूलम। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इसका देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट। किसकी वजह से देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शीट। अब हमने ये कोई एक शीट ले ली, ठीक है, इसके ऊपर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सिग्मा, क्योंकि इसके सरफेस पर चार्ज फैलेगा, सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली फैला है। कैसा बेटा, यूनिफॉर्मली एक समान फैला हुआ है, ठीक। अगर हम इसके ऊपर एक समान यूनिफॉर्मली यानी कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है, और हम कहते हैं बेटा इसकी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है सिग्मा है, ठीक, सिग्मा। तो सिग्मा इजकल टू बेटा कितना आता है, Q अपॉन A, ठीक है, और यहां से मैं अगर Q की वैल्यू पुट कर दूंगा तो कितना जाएगा, सिग्मा इंटू A। क्लियर। अब मैंने मान लिया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है बेटा A। अब मैं कहता हूं कि इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है, देखिए सरफेस पर फैला हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इलेक्ट्रिक चार्ज इधर सरफेस पर भी है और इस सरफेस पर भी है, ठीक। अब हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं जानता हूं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पॉजिटिव आउटवर्ड भी आ रहा होगा और इस साइड भी आ रहा होगा। तो मैं यहां पर मान लेता हूं कि कोई एक इमेजिनरी पॉइंट ले लिया मैंने P। क्या ले लिया, एक इमेजिनरी पॉइंट P, और इस पॉइंट से बाहर की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी जिसकी डिस्टेंस है बेटा R। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट हैंड साइड पे भी बराबर ही आएगा और लेफ्ट हैंड साइड पर भी बराबर आएगा। और अगर इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका नॉन यूनिफॉर्म हुआ है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, जहां पर चार्ज ज्यादा होंगे, और सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, जहां पर सबसे कम चार्ज होंगे, ठीक है। चलो, तो एक सरफेस पर तो ये बना लिया। अब दूसरा सरफेस क्या है, इसके अंदर आ रहा है, तो मैंने इसको डॉटेड डॉटेड करके इस तरह से दिखा दिया, और इसकी जो लेंथ है बेटा वो मैंने मान ली कितनी है, कुछ भी है, R डिस्टेंस पर एक पॉइंट मैंने इसको ले लिया, यानी कि बराबर बराबर फैला है। इस पॉइंट को कंसीडर करता हूं बेटा मैं P, और इस पॉइंट को कंसीडर करता हूं बेटा P डैश। अब हम सबसे पहले देखेंगे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी बेटा, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है बेटा आउटवर्ड डायरेक्शन में। कहां पर, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज तो इसका आउटवर्ड इस तरफ होगा, यानी तगड़ा सा फ्लक्स निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब एक चीज बताइए, इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, तो हम जानते हैं एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, सरफेस हमारा इस तरह से, तो एरिया वेक्टर इधर गया, ये रहा एरिया वेक्टर A। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम, इसका एरिया वेक्टर देखेंगे तो बेटा इस तरफ, ये रहा आपका एरिया वेक्टर A, और ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हम जानते हैं इसके अंदर से नेट फ्लक्स निकालेंगे, तो बेटा नेट फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स आपका होगा फाई इक्वल टू फाई पी प्लस फाई पी डैश। दोनों पॉइंट से बाहर निकलेगा, जितना फ्लक्स उधर से जा रहा है उतना ही फ्लक्स इधर से बाहर आ रहा है, तो हम जानते हैं तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका 2 फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 फाई, फाई टोटल आपका कितना हो जाएगा 2 फाई, ठीक है। अब एक चीज बताइए, बाई गॉस थ्योरम तो फाई इक्वल टू कितना होगा बेटा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और 2 फाई आपका ये कितना हो जाएगा ट्वाइस E, फाई इक्वल टू E डॉट A या E डॉट डी ए। इसको हम अच्छी तरीके से जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं तो क्या आता है बेटा, कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और थीटा की वैल्यू कितनी है 0,
क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा आपका हो जाता है 0। तो ये कितना बन गया आपका EDA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और मैं जब छोटे से सरफेस के लिए लूंगा तो ये चार्ज मेरा Q dQ में चेंज होगा, और यानी कि Q इक्वल टू सिग्मा इंटू DA में इसको बना लूंगा, यहां पर रख देता हूं मैं Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू DA। इसके अंदर पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना हो जाएगा, DA इक्वल टू सिग्मा DA अपॉन एप्सिलॉन नॉट। DA से DA कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आ गया, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। क्यों आया बेटा, देखो यहां पर हम एक गलती कर रहे थे, यहां 2 लिखना भूल गए थे, ये जो 2 आ रहा है, ठीक है। चलिए हो गया। अगर ये शीट बहुत पतली हो, शीट जो है बहुत थिन हो, अभी ठीक है, थिन शीट जब होगी तो यहां से 2 हट जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए था बेटा, थिक शीट के लिए था, थिक शीट। अब हम क्या करेंगे, फॉर थिन शीट, अगर हमें थिन शीट की वैल्यू निकालनी है तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, यानी कि हमें यहां से पता चल रहा है कि एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा, लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। डायरेक्शन कहां होगी, डायरेक्शन इसकी आर के अलोंग होगी। कहां होगी, आर कैप के अलोंग। इस डिस्टेंस के अलोंग ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो डायरेक्शन हम ये लिख दे, इसका वेक्टर लगा फॉर्म लिखना है तुमको, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट के न्यूमेरिकल की। सपोज कर लो कि एक आपको शीट दी है जिसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है 2 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और इसकी लेंथ भी आपको उस दे रखी होगी, मान लिया लेंथ आपकी है 4 मीटर और चौड़ाई इसकी आपको दे रखी है 6 मीटर। कितनी, 6 मीटर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट लगाया जाएगा। थिक शीट है, क्या है, थिक शीट है, ठीक। चलिए अब हम जानते हैं सिग्मा, सिग्मा हमारा कितना दे रखा है, 2, और ये कितना आपको दे रखा है, ये तो 2 ही है। और हम जानते हैं बेटा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 लगा लें या 8.8 लगा के भी काम चला सकते हैं। 10 की पावर -12 होता है, 12, हाँ सही है। इसकी वैल्यू हम उसके अंदर उठा के रख देंगे, तो 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है, इसकी घात -12, हाँ सही है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया हमारा 8.85 इंटू 10 की पावर 12, और हम चाहें तो उसको कैलकुलेट करके और भी आगे बढ़ा देंगे। ये हो गया हमारा फ्लक्स, ठीक। चलिए क्या क्या देख लिया, एक मिनट रुकना जरा, पीछे मैंने क्या लिखा दिया है यहां पर, हाँ बेटा पावर यहां गलत लिखा दी, ये होता है -12, ठीक है, 8.85 इंटू -12, ठीक है। चलिए कहां पर पहुंच चुके हैं हम, अब हम बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट। हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव प्लेट, क्या लेंगे, ड्यू टू अ पॉजिटिव प्लेट। देखिए ये डेरिवेशन नहीं है, बस एक प्लेट की वजह से मुझे समझाना है। ये सपोज कर लिया मैंने, एक पॉजिटिव प्लेट ली, इसके ऊपर चार्ज इस तरह से यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, तो हम जानते हैं इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और इस पॉइंट Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जानते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड होती है और ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज आउटवर्ड होती है, वो ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड। तो इस प्लेन का अगर आउटवर्ड देखा जाएगा, ये वाला मान लो 1 और ये वाला मान लो 2, ठीक है। तो हम जानते हैं 1 की वजह से जब P पर देखेंगे तो कितना होगा बेटा E1, और 2 की वजह से जब हम Q पर देखेंगे तो कितना होगा बेटा E2, ठीक है, E1 और E2। सेम इसी तरीके से आता है आपका ड्यू टू नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नेगेटिव प्लेट। अब मैंने एक नेगेटिव प्लेट ली और इसके ऊपर यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा। यहां पर मानता हूं बेटा मैं प्लस वो P पॉइंट है और यहां पर मैं मानता हूं यहां पर Q पॉइंट है। हाँ एक चीज और बेटा, फॉर्मूला इसका हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, प्लेट की वजह से, यानी कि प्लेट किस तरह से बिहेव करती है जैसे थिन शीट या थिक शीट है, ठीक है। चलिए नेगेटिव प्लेट, ड्यू टू नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनवर्ट, तो यहां पर होगा, हमने मान लिया इसको 1, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 और इस वाले को ले लिया 2, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा E2, और हम जानते हैं नेगेटिव प्लेट की वजह से इनवर्ट यही पहुंचेगा, कितना हो गया बेटा E2, यानी कि ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख ली। अब हम बात करेंगे ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पैरेलल प्लेट,
क्या, पैरेलल प्लेट। तो देखिए दोनों पैरेलल प्लेट पॉजिटिव भी हो सकती हैं, दोनों पैरेलल प्लेट नेगेटिव भी हो सकती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हमने लिया प्लेट को यूनिफॉर्मली चार्ज में से, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम यूनिफॉर्मली करें। तो हमने ये बना ली बेटा एक पॉजिटिव प्लेट और एक लेते हैं हम बेटा नेगेटिव प्लेट। ये हमारी पॉजिटिव प्लेट है और ये हमारी नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, दोनों के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है बेटा, यूनिफॉर्मली हुआ है, तो इसका प्लस सिग्मा है और इसका माइनस सिग्मा है। ठीक है, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब आपसे कहता है यहां पर एक पॉइंट P लिया और एक पॉइंट लिया मैंने Q और एक पॉइंट लिया मैंने R, और इस वाली प्लेट को बेटा नाम दूंगा मैं 1 और इस वाली प्लेट को मैं नाम दूंगा बेटा 2। ठीक है, अब आपसे कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए P पर, Q पर और R पर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होते हैं पॉइंट P पर, तो प्लेट 1 की वजह से देखें, ड्यू टू प्लेट 1, ड्यू टू 1 हम जानते हैं पॉजिटिव प्लेट है 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा बेटा, इसका आउटवर्ड होगा, ये रहा आपका आउटवर्ड E1। ठीक है, और ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट Q पर देखेंगे आउटवर्ड, तो ये होगा आपका आउटवर्ड E1, यानी कि इस प्लेट R की वजह से आउटवर्ड इस डायरेक्शन में जाएगा। चलो ये रहा आपका R, तो यहां भी आपने मान लिया बेटा E1। E1 किसकी वजह से लिया है, ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, E1 किसकी वजह से, ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट। अब बात करते हैं नेगेटिव प्लेट की वजह से, और हम जानते हैं ड्यू टू नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा बेटा, इनवर्ड होगा। तो पॉइंट P पर इनवर्ड कहां जाएगा बेटा, इस तरफ, E1 और E2। ठीक है, नेगेटिव प्लेट की वजह से Q का इनवर्ड किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, तो मैंने इसको मान लिया बेटा E2। कितना, E2। अब मैं R पर देखूंगा बेटा, कहां पर, R पर, तो जब मुझे R पर इसका इनवर्ड देखना होगा तो R पर बेटा इनवर्ड ये आएगा आपका E2। क्लियर। अब हम जानते हैं सिमिलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, यहां पर है, तो P पर जब हम देखेंगे तो E1 किस डायरेक्शन में बेटा, E1 नेगेटिव डायरेक्शन में, E2 किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो इनका मैग्नीट्यूड जो है E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो ये हो जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका प्लस सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। कितना आ गया, 0, यानी कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। अब हम बात करें Q पॉइंट पर, किस पर, Q पॉइंट पर। Q पॉइंट पर हमको जब इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q पॉइंट पर E1 पॉजिटिव E2 पॉजिटिव दोनों ऐड होंगे, E1 पॉजिटिव E2 पॉजिटिव। ठीक है, दोनों ऐड हो गए तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, और ये भी कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इसका बराबर है तो सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। जब इसको हम जोड़ जाड़ के बराबर कर लेंगे सलीम की गली में, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ट्वाइस सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो E इक्वल टू कितना आ गया आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि हमने देखा P पॉइंट पर 0 है, Q पॉइंट पर आया है, और R पॉइंट पर देखें तो हम जानते हैं बेटा R पॉइंट पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो अब E1 तो पॉजिटिव है, E1 पॉजिटिव, और E2 कैसा है, नेगेटिव। चलो हमने फॉर्मूला इसके अंदर पुट करा, तो सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट हर गया, कितना हो गया, ER इक्वल टू 0। मतलब अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड 0, RHS साइड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मिलेगा हमको, प्लेट के बीच में मिलेगा। क्लियर। चलिए अब इसी क्वेश्चन को फिर देखते हैं, इसी क्वेश्चन को सेम देखो। अब हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेट। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्मली तो है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। ठीक है, यानी कि एक के ऊपर नॉन यूनिफॉर्म बोलो इसको, एक के ऊपर है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस सिग्मा 1, और इसके ऊपर है आपकी दूसरी प्लेट है प्लस माइनस सिग्मा 2। ठीक है, यानी कि आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट है, यूनिफॉर्मली नहीं है। ठीक है,
यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। तो जल्दी से मुझे बताइए कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा। चलिए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं पॉइंट। ठीक, मैंने यहां पर एक पॉइंट P कंसीडर किया और एक पॉइंट यहां पर Q कंसीडर किया और एक पॉइंट मैंने R यहां पर कंसीडर किया। अब मुझे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मैंने बात कर ली, इसका 1 है और इसका 2 है। ठीक है, यानी कि प्लेट 1 है और एक प्लेट 2 है। प्लेट P पर पॉजिटिव की वजह से बेटा डायरेक्शन कहां होती है, डायरेक्शन होती है आउटवर्ड। कहां होती है, आउटवर्ड। आउटवर्ड की डायरेक्शन मैंने ली बेटा E1। प्लस Q पर आते हैं तो आउटवर्ड की डायरेक्शन कितनी होगी बेटा, इस तरफ होगी, यानी कि हो गया E2। प्लेट 1 की वजह से आते हैं R पर, तो आउटवर्ड देखा जाएगा बेटा इस तरफ, इसको भी मैंने मान लिया E1 और ये भी बीच वाला भी बेटा कितना है, E1 ही है, E1 ही है। अब मैं कहता हूं नेगेटिव प्लेट की वजह से 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड P पर, तो नेगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा, इनवर्ट डायरेक्शन में जाएगी, ये रही आपकी E2। ठीक है, अब प्लेट 2 पर कितनी होगी बेटा, E2, इस डायरेक्शन में E2। ठीक है, इनवर्ट इसका भी देखेंगे तो R पॉइंट पर डायरेक्शन बेटा इस तरफ E2। अब ना तो P पर 0 होगा, ना Q पर 0 होगा, ना R पर 0 होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। फॉर्मूला इसका वही लगेगा, E इक्वल टू, देखो E1 पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में, तो वेक्टर E इज इक्वल टू E1 किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, और E2 किस डायरेक्शन में, आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, ये रहा। ये लगाएंगे हम माइनस सिग्मा 1 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, और इसको लगाएंगे सिग्मा 2 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी कि इस कंडीशन में E का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है E2 के मैग्नीट्यूड के, डायरेक्शन इनकी अपोजिट सेम दोनों होते हैं। तो ये कितना हो गया आपका बेटा, यहां से मिलेगा आपको 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, ये हो जाएगा आपका सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1। ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर। अब इसके बाद हमें कहां निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q। अब देखिए Q पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों जब वेक्टर क्वांटिटियां सेम डायरेक्शन में होती है तो ऐड होती है। क्या होती है, ऐड। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q कितना होगा, E1 प्लस E2 के बराबर होगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, प्लस सिग्मा 2 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q पर ये आ गया हमारा। और हम इसको और अच्छी तरीके से लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब मैं कहता हूं इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका रिजल्टेंट फील्ड यानी कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर किस डायरेक्शन में है। देखो सबसे पहली चीज E1 नेगेटिव, E2 नेगेटिव, दोनों के बीच में एंगल पाई या 180, और हमारा जो रिजल्टेंट आया है वो कितना आया है, E2 माइनस E1, यानी कि सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कहां जाएगा, सीट अगर सिग्मा 2 ज्यादा है, सिग्मा 2 ज्यादा है और सिग्मा 1 कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और सिग्मा 2 अगर कम है और सिग्मा 1 ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में। तो इसमें किसका डोमिनेंस ज्यादा हो रहा है, सिग्मा 2 का, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कहां जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इसका इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। ये क्या होगा हमारा E R, मतलब रिजल्टेंट है P पॉइंट पर। ठीक है, सेम इस डायरेक्शन में हम जानते हैं इसका रिजल्टेंट आगे ही है E R। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इसका देखें बेटा क्या बनेगा, तो इसका हम जब बनाते हैं तो हम लेते हैं E1 इलेक्ट्रिक फील्ड E, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो E1 किस डायरेक्शन में बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, E2 किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर साइन के साथ हमने लिख दिया तो ये आ गई हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R। इसका हम जानते हैं तो सिग्मा 1 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ई रिजल्टेंट हमारा ये आ चुका। अब हम जानते हैं सिग्मा 1 हमारा ज्यादा हो गया तो रिजल्टेंट फील्ड इधर जाएगा, इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इसका इधर बीच वाले का भी इसी डायरेक्शन में आ गया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव प्लेट, और फिर बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नेगेटिव प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव प्लेट।
चलो, एक हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड ली, एक प्लेट, इसके ऊपर प्लस प्लस प्लस, और इसका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा सिग्मा 1, और इसका हम देखते हैं यहां पर, ये प्लेट ली हमने, इसका भी है +2, इसका +1, इसका प्लस 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 प्लस, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब हम बात कर लें बेटा इनके P और Q पॉइंट पर या R पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो हमने बात करी बेटा, यहां पर लिया हमने P पॉइंट, और इसको लिया प्लेट 1, इसको लिया प्लेट 2, इसको लिया हमने Q पॉइंट, और इसको लिया हमने बेटा R पॉइंट। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज कहां होती है बेटा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो प्लेट 1 का आउटवर्ड इस तरफ आएगा E1, ठीक है। Q पॉइंट पर प्लेट 1 का आउटवर्ड किस डायरेक्शन में होगा बेटा, इस डायरेक्शन में E1, ठीक है। और हम एक चीज जानते हैं, R का बेटा डायरेक्शन कहां होगा बेटा, इस तरफ होगा, यानी कि R को कितना E1, इसकी वजह से, R की वजह से। अब हम जानते हैं बेटा 2 की वजह से, प्लेट 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो प्लेट 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, आउटवर्ड, इस डायरेक्शन में जाएगा E2। इसका हम जब देखेंगे प्लेट 1 की वजह से नहीं, प्लेट 2 की वजह से, आउटवर्ड किस डायरेक्शन में आएगा बेटा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। प्लेट 2 का आउटवर्ड इधर ही तो है, और प्लेट 2 का आउटवर्ड R पॉइंट पर इस तरफ है E2। तो हमको मालूम चलेगा यहां पर अब सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, नहीं 0 नहीं होगी, अभी 0 कहां से हो जाएगी बेटा, इधर का निकालने पहले हम P पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हम देखते हैं E1 नेगेटिव डायरेक्शन में, E2 नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। कितना आया, -σ1 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, -σ2 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट -σ1 + σ2। किस डायरेक्शन में आएगा इसका रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट जो होगा बेटा इसी डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है, EP पर। नेगेटिव डायरेक्शन इसी तरफ तो आ रही है, तो रिजल्टेंट भी इसका इसी तरफ जाएगा। इस वाले पॉइंट पर बात कर ले तो E = R पॉइंट पर E1 किस डायरेक्शन में बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, E2 किस डायरेक्शन में बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। E1 हम जानते हैं बेटा कितना है, +σ1 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, इसका +σ2 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। यहां से बेटा क्या कॉमन आएगा, यहां से कॉमन आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्या मिल जाएगा हमको, σ1 + σ2, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट R पॉइंट पर हमारा ये आ गया। अब बात करें बीच वाले में, तो देखो E1 तो पॉजिटिव है, E2 नेगेटिव है, कितना हो गया, EQ बराबर, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, मतलब इधर पॉजिटिव, E1 पॉजिटिव और E2 नेगेटिव, तो कितना हो गया हमारा, σ1/2 एप्सिलॉन नॉट -σ2/2 ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। आंसर कितना आ गया बेटा, ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट σ1 - σ2। यानी कि इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा डिसाइड नहीं हो रहा, जिसका डोमिनेंस ज्यादा होगा उधर की तरफ खिसक जाएगा। अगर E1 ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट इधर, E2 ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट इधर, सेम इस पोर्शन में, ऐसा और ऐसा, क्लियर। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नेगेटिव प्लेट की। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नेगेटिव प्लेट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नेगेटिव प्लेट। दोनों प्लेट नेगेटिव है, चार्ज आपका यूनिफॉर्मली भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्मली भी हो सकता है। हम आप यहां पर बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म की, -σ। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है बेटा, यहां पर हमने लिया -σ2 माइनस, ठीक है। यहां पर माना हमने पॉइंट P, और यहां पर माना हमने पॉइंट Q, यहां पर माना हमने पॉइंट Q, और यहां पर माना हमने पॉइंट R। रीजन 1, 2, 3 भी बोल सकते हैं। ड्यू टू नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है बेटा, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो प्लेट 1 की वजह से E1 इधर आएगा, प्लेट 2 की वजह से E1, प्लेट 1 की वजह से कितना आएगा इधर, और प्लेट 2 की वजह से भी इनवर्ड इसी डायरेक्शन में होगा E2, ठीक है। प्लेट 2 की वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, प्लेट 1 की वजह चल रहा है अभी, तो 1 की वजह से बेटा इस तरफ आएगा E1 का इनवर्ड, E1 प्लेट का इनवर्ड इधर होगा। अब हम बात करते हैं 2 प्लेट की। हम जानते हैं 2 प्लेट का इनवर्ड किस डायरेक्शन में बेटा, इस डायरेक्शन में E2। 2 प्लेट का, इसको E1 लिखो ना, इनवर्ड इस तरफ, ठीक है। प्लेट 2 का इनवर्ड बेटा किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है, यानी कि E2। अब हम जानते हैं क्या,
क्या जानते हैं बताइए जरा। ये प्लेट 1 है। अब प्लेट 2 की वैसा इनवर्ट देखो, तो प्लेट 2 की वैसा इनवर्ट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी कि इसका बिल्कुल उल्टा आंसर आएगा। ठीक है, चलो यहां पर क्या होगा, E1 प्लस E2 दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो EP बराबर सिग्मा 1 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, माइनस दोनों पॉजिटिव है तो ये प्लस सिग्मा 2 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां से हमको क्या कॉमन मिल गया बेटा, 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब हमने देखा अगर दोनों नेगेटिव नेगेटिव प्लेट है तो लेफ्ट हैंड साइड में डोमिनेंस किधर की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इनवर्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि अगर हम इसके रिजल्टेंट की बात करें तो इसका रिजल्टेंट बेटा इनवर्ट डायरेक्शन में ही आएगा। ठीक, इसका रिजल्टेंट देखें इधर, तो हम जानते हैं E1, E हमारा कैसा है बेटा, E R पॉइंट पर तो निकाल लो, E1 भी नेगेटिव और E2 भी नेगेटिव, तो माइनस सिग्मा 1 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, माइनस सिग्मा 2 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, क्या मिल गया कॉमन, माइनस ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट कॉमन, यानी कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो अब हमने देखा कि इसका जो रिजल्टेंट है, इसका जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ आ रहा है इनवर्ट डायरेक्शन में, नेगेटिव नेगेटिव वैसे, और पॉजिटिव पॉजिटिव वैसे देखा हमने आउटवर्ड में, आउटवर्ड जा रहा है, इनवर्ट में डिफाइन नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम जरा बात कर ले E1 और E2। ठीक है, तो हम सीधा सीधा जानते हैं वेक्टर E बराबर कितना होगा, E1 नेगेटिव डायरेक्शन में है और E2 पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस सिग्मा 1 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा हमारा प्लस सिग्मा 2 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, कॉमन क्या मिल जाएगा आपको, ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये आ गया। इसका रिजल्टेंट जो ज्यादा होगा उसी की तरफ झुकना स्टार्ट कर देगा, तो इसका रिजल्टेंट इधर ज्यादा या फिर इधर ज्यादा किसी जगह हो सकता है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल सेल। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें स्फेरिकल सेल की वजह से निकालना है। ये हमने लिया एक स्फेरिकल सेल, ठीक, और इसका सेंटर से डिस्टेंस मानी हमने, यहां से ये सेंटर है और सेंटर से ये डिस्टेंस है इसकी बेटा कैपिटल आर, क्या है, कैपिटल आर। अब इसके ऊपर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बेटा शेल है तो सरफेस पर ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, किस पर आएगा बेटा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर होगा। ठीक है, चलो, यानी कि हमने मान लिया इसका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कितना, सिग्मा प्लस सिग्मा। ठीक, अब हम जानते हैं बेटा ड्यू टू गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस की वजह से क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से गॉसियन सरफेस बन जाएगा, ये हमने बना लिया इसका गॉसियन सरफेस होगा। इमेजिनरी होता है गॉसियन सरफेस, ठीक है साहब, यहां पर हम फॉर्मूला इसका निकालेंगे। ठीक है, अब आपसे ये कहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए आप आउटर साइड में, इसको मान लिया हमने पॉइंट P, इसके बाद कहेगा कि R मीटर डिस्टेंस पर, यहां पर हमने मान लिया पॉइंट Q, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए, और फिर कहेगा कि सेंटर पर या इनर में। ठीक, ये हमने सेंटर मान लिया, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इनर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम इसका ग्राफ पहले से बना के रख लेते हैं, बाद में हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, और यहां पर, यहां देखें, नहीं इधर नहीं आएगा, इधर। ठीक, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये हमने मान लिया 0। अब देखिए हम जानते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो भाई मैं डायरेक्ट लिखता हूं EdA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कहां पर निकाल रहा हूं मैं, जब R बड़ा है स्मॉल r से, यानी कि आउटर सरफेस पे निकाल रहा हूं मैं इसकी। ठीक है, चलिए, नहीं R बराबर R मत करो, R बड़ा है R से, इसको ऐसे करते हैं, आउटसाइड निकाल रहा हूं मैं, कहां पर निकाल रहा हूं, एट P पर, एट P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। तो मैं जानता हूं बेटा, देखो dA क्या होगा, इस सरफेस का एरिया मालूम मैंने इधर निकाला है। ठीक है, तो मैंने एक गॉसियन सरफेस इधर बनाया, मैं जानता हूं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में आएगा, पॉजिटिव चार्ज है, आउटवर्ड जाएगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से एरिया वेक्टर इसका कितना होगा, dA इस डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर मेरा EdA क्या बना बेटा, ये 4 पाई R स्क्वायर, क्या बना, 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है,
किस पॉइंट पर निकाल रहा हूं मैं, एट पॉइंट क्यू पर निकाल रहा हूं, पी पर ही निकाल रहा हूं, ठीक है, पी पर निकाल रहा हूं। चलो तो पी पर मैं जानता हूं बेटा मेरी रेडियस कितनी है 4 पाई आर स्क्वायर, और क्यू बराबर कितना होता है सिग्मा इंटू ए, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा बेटा मेरा एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज देखिए, इस सरफेस पे, इस वाले सरफेस पर निकालना है इस वाले पे, तो मैं जानता हूं इस सरफेस की रेडियस जो होगी बराबर होगी, यानी कि डी ए बराबर मेरा कितना आ जाएगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हट गया, तो हमारा कितना आ गया, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आ गया, ठीक है। जब मैंने कहा निकाला, आर पॉइंट पर निकाला। अब मैं बात करूंगा बेटा कौन से पॉइंट की, अब मैं बात करूंगा इसके आउटर साइड की, किसकी, आउटर साइड की, ठीक है। अब मुझे इसके आउटर साइड की बात करनी है, तो इसको लगाता हूं मैं इधर। अब मैं निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू पॉइंट पर, यानी कि गॉसियन सरफेस की मैं बात करूंगा। तो बेटा गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी होती है, आर। चलिए तो हमारा कितना हो जाएगा, ई डी ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखिए ये डी ए जो है ये वाला, अब हमारा गॉसियन सरफेस यहां बन गया है, तो ये रेडियस ली जाएगी, ठीक है। कितना हो गया, ई 4 पाई आर स्क्वायर, और चार्ज मेरा किस पर फैला हुआ है, चार्ज मेरा स्फीयर पर फैला हुआ है, इस पर, तो मैं कौन सा एरिया लूंगा, सिग्मा बराबर क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए लगाऊंगा, ठीक है। और ये हो गया मेरा ए एप्सिलॉन नॉट, और इसका एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, ए बराबर होता है बेटा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर मेरा कितना आ जाएगा बेटा, ई बराबर आ जाएगा मेरा सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। और मैं जानता हूं सेंटर पर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि यहां पर सबसे पहली चीज कोई चार्ज नहीं है, या फिर ऐसे समझ लो कि अगर कोई कंडक्टिंग वायर है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ होती है, या फिर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मानेंगे, ठीक है। तो मैं जानता हूं बेटा सेंटर पर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, जीरो, यानी कि इनर सरफेस में यहां पर देखा जाएगा, यहां पर, ठीक है। तो इस वाली रेडियस पे मेरा कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लीनियरली बढ़ रहा है, ठीक है। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तो हो गई जीरो, तो यहां से लेके यहां तक सब जगह जीरो है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा यहां से लेके यहां तक जीरो है। और उसके बाद में क्या हुआ, मेरा इनवर्सली स्क्वायर बढ़ा, तो ये जो हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जाएगा, ये बताएगा आपको 1 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर, ई और आर के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं। अब बात करते हैं बेटा इसके न्यूमेरिकल की, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी, ठीक है। देखिए यहां पर एक चीज समझने वाली है कि ये हमको एक कोई स्फीयर दे रखा है, एक स्फीयर दे रखा है, और इसकी कुछ रेडियस भी है। तो मैंने सपोज कर लिया बेटा इसकी रेडियस है सेंटर से ये वाली, ठीक, यानी कि इसकी रेडियस है 9 सेंटीमीटर की, ठीक, इसका ओ हो गया ये। और मैं कहता हूं फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट, ठीक है, ये पॉइंट मैंने मान लिया ए, कितने मीटर डिस्टेंस पर निकालो, 18 सेंटीमीटर पर, ठीक है। और मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस वाले पॉइंट पर निकालनी है, ये है सी, और आपको ओ पॉइंट पर भी निकालनी है, एंड ओ, ठीक है, यहां पर, ठीक, यानी कि इस पॉइंट पर निकालो 18 सेंटीमीटर पर, ठीक है। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां सिग्मा दिया नहीं होगा, ठीक है। अगर सिग्मा नहीं दियो तो हम ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला सीधा सीधा लगा देते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जानते हैं बेटा जब आउटर साइड में निकालनी होती है तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है। यहां पर मैं लिख दूं, अगर पॉइंट बहुत दूर है, ये पॉइंट बहुत दूर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो चार्ज दे रखा है आपको, चार्ज है आपका 3 कूलम का, ठीक है, मतलब इसके ऊपर जो टोटल चार्ज फैल हुआ उसकी बात कर रहा है बस केवल। तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और क्यू आपने लगाया 3। पहले रेडियस आप कौन से पॉइंट पर निकालना है, ए पॉइंट पर,
18 सेंटीमीटर। कितने पर? 18 सेंटीमीटर पर निकालना है। तो हमने लिख दिया 18 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 9 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 9, और ये कितना हो गया? 18 इंटू 18 इंटू 10 की पावर -4। 9 दूनी 18, 18 दूनी कितना हो गए? 36। 3/36 इंटू 10 की घात 9, 10 की पावर 9 और 10 की पावर -4 ऊपर जाएगी तो प्लस की। ठीक है, कितना हो गया? 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 2 + 6, यानी कि 1/12 इंटू 10 की पावर 13 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब हम 9 सेंटीमीटर पर निकालेंगे। अब 9 सेंटीमीटर पर पहले हम देखेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है या नहीं दिया है, रेडियस दी है या नहीं दी है। अगर रेडियस नहीं दी है इसकी, तो हम रेडियस तो हमारी आ गई ना, चलो निकाल दें। तो हम बेटा इसको ऐसे निकालेंगे, E = σ/ε0 से। ठीक है, क्योंकि हमने यहां पर देखा था कि सरफेस पर जो फॉर्मूला आया है हमारा E = σ/ε0, और हम जानते हैं सिग्मा = कितना होता है? सिग्मा बराबर होता है आपका सिग्मा = Q/A। ठीक, और यहां पर रेडियस हमारी 9 सेंटीमीटर की हो जाएगी, तो सिग्मा तो हमारा पता नहीं है, निकालना है सिग्मा, और ये हो जाएगा हमारा Q कितना है? 9 कूलम, और एरिया कितना हो जाएगा हमारा? 4πr²। कितना हो जाएगा? 4πr²। ठीक है, चलो अब फॉर्मूला हम लगा दें, तो E = σ/ε0, तो यानी कि वही वाली बात आ गई, Q 4πr² इंटू ε0। ठीक है, सीधा सीधा वही फॉर्मूला लगाएंगे, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू Q की वैल्यू कितनी है बेटा? 3। हाँ 3 है। रेडियस हमारी कितनी दे रखी है? 9 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर मारेंगे, कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल लेंगे। 9 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 9, नीचे से -4, ऊपर जाके प्लस का 4, 10 की पावर 4 अपॉन कितना हो गया? 9 इंटू 9, 9 से 9 कटा, 3 बन जा 3 हो गया, तो कितना हो गया? E एट पॉइंट B। ठीक है, और ये C है, तो E एट पॉइंट B कितना आ गया? 1/3 इंटू 10 की पावर कितना हो गया? 10 की पावर 9 4 13, कितना हो गया? 13 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C, तो C पॉइंट पर 0, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, तो आंसर 0। ठीक, तो यहां पर हो जाता है आपका गॉस थ्योरम फिनिश। और अब हम इसके बाद मिलेंगे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हम पूरा वन शॉट में निपटाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एनर्जी। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है।